हे गाइस, तो आज हम करने वाले हैं मामाअर्थ का आईपीओ का रिव्यू, जो कि अभी पूरी तरीके से आया नहीं है। लेकिन गाइस, हमेशा जब भी आप किसी आईपीओ में अप्लाई करो और जो कोई एक स्टार्टअप बिजनेस हो, तो उसमें आपको आरओएस एक ऐसी टर्म है जो आपको जरूर देखना चाहिए। अगर आपने नाइका में अप्लाई किया हो तो आपको टर्म जरूर देखना चाहिए था, जोमेटो, क्योंकि ये सारे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे ये काफी पैसा एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं। इस रीजन से यहाँ पे आपको आरओएस मैट्रिक्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Hey guys, welcome back to another video. In this video, we overview the Mamaearth IPO. So guys, अगर मैं Mamaearth की बात करूँ तो Mamaearth की फाउंडर गजल है और इनके हस्बैंड वरुण अलग हैं, जिन्होंने ये कंपनी 2016 में इनकॉर्पोरेटेड की थी। और गजल शार्क टैंक वन में जज भी थी, जिन्होंने काफी स्टार्टअप को फंड किया। आज इनका खुद का स्टार्टअप स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने जा रहा है। समझते हैं गाइज, इनका वैल्यूएशन, क्या 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 इनका इशू प्राइस आ रहा है, रिटेल के लिए कितना एलोकेशन रखा गया है स्टार्टअप में इन्वेस्ट करने का। और साथ ही इसमें एक मेन हमारा आरओएस मैट्रिक्स हम देखेंगे, जो कि ई कॉमर्स बिजनेसेस में देखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक ई कॉमर्स बिजनेस में अपना पैसा इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं। तो सबसे पहले समझते हैं गाइस मामाअर्थ का कुछ बेसिक डिटेल्स। गाइस, जो मामाअर्थ है सबसे पहले एक फ्लैगशिप ब्रांड है हॉन्सा कंज्यूमर का, जो कि मेनली आपका ब्यूटी एंड पर्सनल केयर में डील करता है। और ये कंपनी इन्होंने अभी रिसेंटली 30 दिसंबर को सेबी के पास अपना डीएचआर ड्राफ्ट सबमिट किया है, जिसे हम डीएचआर पीवी कहते हैं। और मामाअर्थ 2022 का पहला यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी है। इसके बाद कोई भी यूनिकॉर्न स्टार्टअप नहीं था हमारे 2022 में। मेनली हम बात करें, इनके ये कॉस्मेटिक में, ये मेनली हमारे बेबी केयर में है, फेस केयर में, बॉडी केयर, हेयर केयर, कलर एंड कॉस्मेटिक्स एंड फ्रेग्रेंस सेगमेंट्स मेनली इन प्रोडक्ट्स में डील करते हैं। गाइस, अगर हम बात करें मामाअर्थ की पब्लिक ऑफर डिटेल्स के बारे में, तो सबसे पहले गाइस बात करते हैं जो यहाँ पे आईपीओ का जो डेट्स है, अभी कमिंग सून है। जैसे सेबी से अप्रूवल करती है, तुरंत हमें आईपीओ की डेट्स भी मिल जाएगी। लेकिन मैं इसी वीडियो में आप लोगों का क्लियर कर दूंगा कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और मेरा क्या व्यू है इस आईपीओ के लेके। ठीक है। और आईपीओ का जो प्राइस है गाइस, ये भी अभी हमें पता नहीं चला है। सेबी से जैसे सारे वो आते हैं, तुरंत हमें इसका पता चल जाएगा। अब बात करते हैं गाइस फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। गाइस, आप जब भी आप आईपीओ में इन्वेस्ट करते हो तो आपको दो टर्म्स हमेशा सुनने को मिलेंगे, फ्रेश इशू एंड ऑफर फॉर सेल। गाइस, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेश इशू। फ्रेश जिसके नाम से ही पता चलता है, बिल्कुल नया। जब गाइस कंपनी सेल पर्पस के लिए न्यू शेयर्स इशूड करती है, ताकि शेयर होल्डर्स, न्यू लोग उसमें इक्विटी में पार्टिसिपेट कर सकें, तो ऐसे शेयर्स को हम फ्रेश इशू कहते हैं। अराउंड 400 करोड़ का एक फ्रेश इशू लाने वाली है मामाअर्थ। और बात करें ऑफर फॉर सेल, गाइस ऑफर फॉर सेल कुछ नहीं है, जो कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स है, इन्वेस्टर्स है, जिन्होंने पहले से कंपनी में इन्वेस्ट किया है आईपीओ आने से पहले, वो भी कुछ परसेंट अपना डाइल्यूट कर रहे हैं, अपने शेयर्स को बेच रहे हैं। तो अराउंड 4 सीआर के आसपास ऐसे शेयर्स हैं जो कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स सेल करना चाह रहे हैं मार्केट में। ये बहुत ही सिंपल स्टम है। फ्रेश इशू जब जो नए से कंपनी ला रही है, और ऑफर फॉर सेल जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जब अपने शेयर बेच रहे हैं। टोटल आईपीओ का साइज अभी उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है। मिनिमम बिड भी आपको लास्ट जैन तक आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। बात करें फेस वैल्यू जो 10 रुपीज पर शेयर है, रिटेल एलोकेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 10% रिटेल के हमारे रिटेल कैटेगरी के लिए रखा गया है। 10% आप यहाँ पे 10% में आप शेयर पार्टिसिपेट कर सकते हो। यहाँ पे लेने का लिस्टिंग यहाँ पे दोनों जगह होने को हमें देखने को मिल जाएगी, एनएससी बीएससी। ठीक है। गाइस, हम बात करें कुछ मामाअर्थ के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के। गाइस, अगर मैं आपको देखूं तो अराउंड मामाअर्थ का इसी साल आईपीओ लाने का रीजन क्या है, मुझे एक ये रीजन भी लगता है। अगर हम रेवेन्यू देखें, फाइनेंशियल 2022 में इनका रेवेन्यू अराउंड 109.78 सीआर का था। गाइस, ये सारे जितने भी टर्म है सारे सीआर में टर्म है। लेकिन गाइस, अगर हम इनका एक्सपेंस देखो तो इनका एक्सपेंस कितना ज्यादा हाई है, तो यहाँ पे क्लियरली पता चलता है कि कंपनी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं थी 2020 में। और साथ ही 2020 में कोविड भी था, जिस रीजन से यहाँ पे काफी टफ था ई कॉमर्स बिजनेसेस को सस्टेन करने के लिए। तो ये एक रीजन ये भी हो सकता है गाइस यहाँ पे हमारा। बात करें गाइस 2021 में कोविड की जो कंडीशन थी, काफी इंप्रूव हो चुकी थी। लेकिन फिर भी अगर हम देखें, कंपनी 459 का रेवेन्यू जनरेट करती है, और एक्सपेंस देखें तो 1796.71 का यहाँ पे टोटल एक्सपेंस है। अगेन कंपनी सेकंड ईयर भी यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं थी। बात करेगा यहाँ पे हम लास्ट ईयर की, तो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जब इन्होंने यहाँ पे अपना आईपीओ लॉन्च किया है, यहाँ पे गाइस जो कंपनी का रेवेन्यू था अराउंड 943.47 सीआर था, और जिनमें इनका एक्सपेंस 941.91 है। और गाइस, अभी ये फाइनेंशियल ईयर पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी भी इनका यहाँ पे अराउंड 14 सीआर के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, जो कि मैं आने वाले टर्म में आपको बताऊंगा। 2 इयर्स में इनका प्रॉफिट, कोई प्रॉफिट इन्होंने मार्केट में नहीं बनाया, ओनली 2022 में प्रॉफिट बनाया है। इसी रीजन से मुझे लगता है कि आईपीओ लॉन्च करने का एक रीजन ये भी हो सकता है, क्योंकि हाँ, सेबी सिर्फ
जो कंपनियां प्रॉफिट कमा रही है उन्हीं को आईपीओ की परमिशन देती है। या तो कोई अगर अब वैल्यूएशन मेथड काम नहीं कर रहा है, अगर आप लोग सोच रहे हो कि जिस तरीके से यहाँ पे पेटीएम और जोमेटो ने एंट्री की थी, लेकिन गाइस अब सेबी ने कुछ इस तरीके से नई टेक्निक बनाई है। बढ़ते गाइस हम अपने अगले वाली साइड्स पे। सो गाइस सबसे पहले समझते हैं कि जो एक हमारा एक ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस होता है उसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होता है। तो गाइस हर ई कॉमर्स में आपने देखा होगा, चाहे फिर आपको मामाअर्थ हो, आपका सुगर कॉस्मेटिक हो, आपका नायका हो, जितने भी ऑनलाइन ये ब्रांड्स हैं या आईपीओज हैं या जोमेटो है, ओयो है, इन सब में एक सबसे मेजर पोर्शन इनका खर्चा आता है, वो होता है एडवर्टाइजिंग में। और यहाँ पे अगर हम मेनली बात करें तो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में, ये अलग अलग बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन, अलग अलग टाइप के जो जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं उनसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कराते हैं। चाहे फिर आपका वो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, चाहे फिर आपका जैसे जोमेटो है तो जोमेटो का भी काफी बड़े बड़े एक्टर्स उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं। सो इनका काफी पैसा गाइस एडवर्टाइजिंग के पीछे खर्च हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ, जो मामाअर्थ है, इन्होंने अराउंड सितंबर 2022 में अराउंड 3900 के आसपास इनका इन्फ्लुएंसर थे। सो हर इन्फ्लुएंसर काफी हाई फीस चार्ज करता है। सो इसीलिए जब भी हम एक ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करने का सोचते हैं तो आपको हमेशा वहां पे एक कॉमन टर्म देखनी होती है, उसे हम कहते हैं ROAS, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। सो गाइस ये कुछ नहीं है, ये एक ऐसा मैट्रिक है जो आपको बताता है कि जो आपका अमाउंट ऑफ रेवेन्यू है जो आपने अर्न किया है एंड एवरी रुपीज स्पेंड ऑन एडवर्टाइजिंग, जो आपने हर एक पैसा एडवर्टाइजिंग के पीछे खर्च किया है उससे जो रेवेन्यू आया है उसके बीच में हमारा ROS मैट्रिक निकलता है। सो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं, इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दें, जो आपकी टोटल आपका रेवेन्यू है और इसे एड एक्सपेंस को हम डिवाइड कर दें, तो यहाँ से अगर आपको पता चलेगा तो आपको ये देखने को मिलेगा कि इनमें कॉमन 2.4 से लेकर 2.6 तक का ही आपका यहाँ पे ROS निकल रहा है। सो फॉर मामाअर्थ ROS हैज रेंज बिटवीन 2.4 टू फाइनेंशियल 2020। ठीक है। सो इससे गाइस हमें क्या पता चलता है कि जो ब्रांड है इसमें इन्होंने काफी लेस हैज स्पेंड एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग। सो इससे क्या गाइस हमें पता चलता है कि कंटिन्यू ब्रांड मार्केटिंग पे पैसा खर्च कर रहा है लेकिन रिटेन कस्टमर देखने को नहीं मिल रहा है। गाइस अगर रिटेन कस्टमर देखने को मिल रहे होते तो कंटिन्यू इसका इनका जो एडवर्टाइजिंग खर्चा था वो धीरे धीरे कम होना था। लेकिन जैसे समझते हैं फाइनेंशियल 20 में अराउंड अगर इनका 46 सीआर का जो एड एक्सपेंस था, तो नेक्स्ट ईयर इनके पास कुछ रिटेन कस्टमर आने थे जिस दिन से इनका ये कम होना था या इक्विवेलेंट रहना था, बढ़ना नहीं था। लेकिन देखते हैं गाइस अगले साल इन्होंने अपना एड एक्सपांड और ज्यादा किया और इनका एड पे और ज्यादा खर्चा आया। सेल हम मानते हैं कि सेल यहाँ पे आई है, लेकिन एड का कंटिन्यू बजट है, इनका खर्चा बढ़ता जा रहा है, जिस रीजन से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो रिटर्न ऑन कस्टमर है वो काफी कम है। और साथ ही अगर इसी कॉन्टेस्ट में अगर मैं नायका की बात करूँ तो नायका का ROS अराउंड 7.8 के आसपास है। मतलब नायका में जो रिटेन कस्टमर है, नायका ने एक बार अगर अपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कर ली है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कर लिया है, तो उनके पास रिटेन कस्टमर काफी तेजी से वापस आ रहे हैं। लेकिन मामाअर्थ में हमें ऐसा बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। और साथ ही बात करें हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो इंडिया में एक सबसे वेल रेपुटेटेड ब्रांड है कॉस्मेटिक्स और एंड एफएमसीजी कैटेगरी में, सो इसका अगर हम ROS देखें तो इसका 10.6 है। तो यूनिलीवर का भी काफी हाई ROS है, जिस रीजन से ये भी काफी अच्छी कंपनी है। और इस रीजन से भी मुझे काफी मामा अर्थ का आईपीओ में कुछ प्रॉब्लम देखने को लग रही है कि यहाँ पे एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे इस आईपीओ में देखने को मिल रही है। साथ ही गाइस हम आगे बात करते हैं। सो अब गाइस हम बात, जो जैसा मैंने आपको बताया था, जो कंपनी ने अराउंड नेट प्रॉफिट कमाया 14 करोड़ का इस फाइनेंशियल 2022 में, और जिनमें इनका अर्निंग रेशियो 1714x निकल के आ रहा है। गाइस अर्निंग आपका अर्निंग रेशियो कुछ प्राइस टू अर्निंग रेशियो कुछ नहीं, आपका पी रेशियो गाइस आपका सिंपली एक वैल्यूएशन मेथड है जो आपको बताता है कि कंपनी करंट प्राइस पे सस्ती है या महंगी है। सो मैं आपको बताना चाहूंगा जो करंट प्राइस पे जो कंपनी का जो कंपनी ने अपने डिटेल्स में शो कर रही है, उसकी वजह से जो हमारा पी अर्निंग रेशियो शो कर रहा है, तो वो हमें सिंपली क्लियरली बता रहा है कि जो मामर्थ का प्राइस है वो 1714x ज्यादा है। तो काफी ज्यादा ओवर वैल्यूड ना आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, जो कि काफी एक बैड टर्म मुझे देखने को मिल रहा है इस कंपनी में। साथ ही गाइस हम बात करें इनका जो नेट लॉस, मैंने आपको बताया था कि ये फाइनेंशियल 2022 में 1332 करोड़ का इन्होंने लॉस किया था। उससे पहले 20 में तो वहाँ पे 1428 करोड़ का इन्होंने लॉस किया था। ये सब डेटा इनके ड्राफ्ट प्रोस्पेक्ट्स में लिखा गया है, जो जिसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके उसे DHRP को पढ़ सकते हैं। अराउंड 100 टू 200 पेज का DHRP है। नायका का भी अराउंड 960x का हमारा पी रेशियो था। तो आपने देखा होगा जब अगर हम मामाअर्थ और नायका को कंपेयर करें, तो दोनों का जो सेगमेंट ऑफ ब्यूटी का है,
ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का सेगमेंट है। सो नायका ने हमें अच्छे इनिशियली जैसे इनका आईपीओ लॉन्च होता है, इन्होंने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए थे, लेकिन कुछ फोर्थ क्वार्टर में इनका प्रॉफिट ना आने के कारण इन्वेस्टर ने रियलाइज़ किया कि कैश फ्लो जो इनकी कंपनी में कैश फ्लो एंड ग्रोथ है, वो काफ़ी बॉटम लाइन तक है, जिस रीज़न से इनका बाद में कंटिन्यू नायका का प्राइस गिरा। इसी रीज़न से अब कोई भी इन्वेस्टर सीरियस नहीं है स्टार्टअप्स को लेके, जो स्टार्टअप्स में पैसा डालने के लिए। इसी रीज़न से गाइस अभी रिसेंटली हमारा बोर्ड जैसी कंपनियों ने भी अपना आईपीओ पोस्टपोन कर दिया है। इस क्योंकि अगर हम कुछ रिसेंटली आईपीओ का वो देखें, तो कोई किसी भी आईपीओ ने वेल परफॉर्म नहीं किया है, चाहे फिर आपका वो ज़ोमैटो हो, चाहे आपका वो पेटीएम हो, चाहे फिर आपका वो नायका हो। नायका ने इनिशियली अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन जैसे इसका फोर्थ क्वार्टर में प्रॉफिट नहीं आया, इन्वेस्टर ने रियलाइज़ किया कि कैश फ्लो काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं है कंपनी में, जिस रीज़न से उसका नायका का प्राइस भी काफ़ी गिरने को मिला है। सो इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन काफ़ी खराब है स्टार्टअप्स से रिलेटेड आईपीओ को लेके। सो गाइस ये मेरा पर्सनल व्यू था। मुझे इस आईपीओ में सबसे बेकार चीज़ लगी है, वो है हमारा आरओएस, जो काफ़ी बुरा है। इनके पास रिटेन कस्टमर नहीं है। अगर आप एक ऑनलाइन कैटेगरी में डोमिनेट करना चाहते हैं, तो आपके पास रिटेन कस्टमर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही अगर मैं आपको बात करूँ, दूसरा जो टर्म है, अगर इनका आरओएस अच्छा नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन इनका जो आपका पी रेशियो है, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो कंपनी काफ़ी ओवर वैल्यूड है, 14x ज़्यादा ओवर वैल्यूड है कंपनी, जो कि बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल एक सही नहीं लगता इस आईपीओ में इन्वेस्ट करने का। साथ ही जैसे गाइज अभी मैं इस वीडियो का पार्ट 2 बनाऊंगा, जैसे कंपनी के सारी डिटेल्स जैसे सेबी अप्रूवल पास करती है, सो किस प्राइस पे आईपीओ लाने वाले हैं। और अगर जेएमपी को देखते हुए मैं आपको बताऊंगा कि आपको शॉर्ट टर्म गेन के लिए इसमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।